अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा यार, मुझे काइंडली एक चीज़ बता दें। लास्ट हमने पढ़ा कहाँ तक था? हमने पढ़ा कहाँ तक है? थोड़ा सा ना मुझे आइडिया दे दें कि हमने किया कहाँ तक है। वैल्यूएशन स्टार्ट कर दी थी। ठीक है। हम्म। अच्छा, अब इसमें मुझे आपने बताना है कि वैल्यूएशन में हमने कहाँ तक पढ़ा था। ठीक है। पीरियोडिक और परपेचुअल तो नहीं भी पढ़ाया ना मैंने? ठीक है। ओके। बस इसलिए पूछा था, मैंने कहा कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। ओके हो गया। अच्छा, चलिए जी। फिर आ जाते हैं आगे। अब चीजें रिकॉर्ड जब मैंने करनी है तो मेरे पास बेसिकली दो मेथड्स हैं इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए। एक मेरे पास क्या है? पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड है। ठीक है। एक पीरियोडिक सिस्टम है और एक परपेचुअल सिस्टम है। पीरियोडिक सिस्टम क्या है? पीरियोडिक सिस्टम होता है कि हम पूरे साल में कोई एक दिन डिसाइड कर लेते हैं और उस एक दिन में जाके हम इन्वेंट्री को फिजिकली काउंट करते हैं। आमतौर पे साल का आखिरी दिन होता है। ठीक है। साल के आखिरी दिन हम जाते हैं और जाकर हम इन्वेंट्री को काउंट करते हैं, फिजिकल काउंटिंग। इसके अंदर क्या होती है? बेसिकली फिजिकल काउंटिंग होती है। और फिजिकल काउंट के जरिए हम क्या करते हैं? क्लोजिंग इन्वेंट्री को इवेल्युएट करते हैं। अच्छा, लेकिन इसमें मसाइल क्या हैं? मसाइल ये है कि पीरियोडिक मेथड के अंदर फिर फ्रॉड और एरर के चांसेस मेरे इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है ना? चांसेस ऑफ फ्रॉड एंड एरर विल बी इंक्रीज्ड। ठीक होगी बात। तो फ्रॉड एंड एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा इसके अंदर क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। जबकि परपेचुअल सिस्टम में आए तो परपेचुअल सिस्टम में क्या होता है? साथ साथ चीज़ें रिकॉर्ड हो रही थी, अप टू डेट रहती है रिकॉर्डिंग मेरी। अप टू डेट रिकॉर्डिंग होती है। जब भी कोई इन्वेंट्री आती है, ठीक है, तब रिकॉर्ड होती है। जब भी कोई इन्वेंट्री मेरे पास से जाती है तब रिकॉर्ड होती है। तो हर आने जाने को ये परपेचुअल सिस्टम क्या करता है? रिकॉर्ड करता है। तो इसके अंदर फ्रॉड के और एरर के चांसेस थोड़े रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि इसमें हर चीज़ साथ साथ क्या हो रही होती है? रिकॉर्ड हो रही होती है। फिजिकल काउंटिंग में ऐसा नहीं होता। फिजिकल काउंटिंग में हमने साल के एंड पे फॉर एग्जांपल हमने सिर्फ हिसाब किसका रखा हुआ है? मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, फॉर एग्जांपल वैसे ही हिसाब लगाता हूँ। ठीक है। परचेज का भी मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा होगा कि मैंने ड्यूरिंग द ईयर कितना परचेज किया। तो परचेज मैंने किया है फॉर एग्जांपल 8,000 यूनिट्स। ठीक है। अब मैंने एंड पे आके क्लोजिंग इन्वेंट्री फिजिकल काउंट पे की है। क्लोजिंग इन्वेंट्री मैंने क्या की? फिजिकल काउंट पे। टोटल यूनिट्स मेरे पास कितने हो गए? 9,000। ठीक है। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री मैंने किसके थ्रू की है? फिजिकल काउंटिंग के थ्रू। कि आखिर में कितना बचा। ठीक है। फिजिकल काउंटिंग, सॉरी।
मैंने फिजिकल काउंटिंग की। ठीक है। अब फिजिकल काउंटिंग करने के बाद मुझे पता लगा जी मेरे पास तो 1500 यूनिट्स पड़े हुए हैं इन्वेंट्री के अंदर। तो मैं क्या एज्यूम करूंगा? मैं ये एज्यूम करूंगा कि बाकी तमाम यूनिट्स मेरे क्या हो गए, सेल हो गए। कितने बनते हैं? 7500 यूनिट्स। अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये 7500 यूनिट्स क्या हो चुके हैं, सेल हो चुके हैं। हालांकि हो सकता है इनमें से कुछ चोरी हो गए हो, कुछ खराब हो गए हो, कुछ ऑब्सलीट हो गए हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो हम सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं कि ये बाकी सारे सेल हो गए होंगे, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे सेल ही हुए हो। चोरी भी हो सकता है, कुछ और भी मसला हो सकता है। तो लिहाजा इसमें चोरी वगैरह ये चीजें पकड़ी नहीं जा सकती हैं। ठीक है। तो फिजिकल काउंटिंग में फ्रॉड एंड एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं होते। हम सिर्फ फिजिकल काउंटिंग के ऊपर जो है रिलाई कर रहे होते हैं। ठीक होगी बात। परपेचुअल सिस्टम में ऐसा नहीं है। परपेचुअल सिस्टम में जब कोई इन्वेंट्री आएगी तब रिकॉर्ड होगा, जब कोई इन्वेंट्री मेरे पास से जाएगी तो तब रिकॉर्ड हो रहा होगा। ठीक होगी बात। तो परपेचुअल सिस्टम में हमने क्या करना है आसान अल्फाज के अंदर, जब भी कोई मटेरियल परचेज करके आएंगे तो हमने क्या करना है, मटेरियल परचेज करके लेकर आए हैं तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और कैश या पेबल को क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है। जब भी कोई मटेरियल क्या करेंगे, परचेज करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया, मटेरियल परचेज्ड। अच्छा। जब भी वो रॉ मटेरियल परचेज किया हमने क्या, मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट, कैश या पेबल क्रेडिट। अब जब वो रॉ मटेरियल हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करेंगे तो हमने क्या कहा, क्या एंट्री पास करेंगे? हमने कहा जी अगर तो वो क्या हुआ, डायरेक्ट मटेरियल के तौर पे ट्रांसफर हुआ तो क्या करेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट हो जाएगा और मटेरियल कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल ट्रांसफर टू प्रोडक्शन। ठीक है। अच्छा। लेकिन अगर इनडायरेक्ट मटेरियल के तौर पे ट्रांसफर हुआ तो फिर क्या करेंगे, प्रोडक्शन ओवरहेड्स को डेबिट कर देंगे और मटेरियल कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक होगी बात। तो इसमें क्या हो गया, इनडायरेक्ट मटेरियल ट्रांसफर टू प्रोडक्शन। ठीक है। अच्छा। हाँ। अच्छा। और क्या आ गया, अगर मैंने मटेरियल क्या कर दिया, अब वो जो मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल भेजा था वो ख़राब निकल आया, उसने मुझे वापस कर दिया। तो मुझे जब वापस किया तो मटेरियल मेरे पास दोबारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और वर्क इन प्रोग्रेस से आया था तो वर्क इन प्रोग्रेस क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक होगी बात। जब क्या आएगा, मटेरियल रिटर्न होगा, रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन। तो मटेरियल दोबारा बढ़ गया तो डेबिट हो गया और वर्क इन प्रोग्रेस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अच्छा। और जब यही चीज जो खराब चीज आई है मेरे पास प्रोडक्शन के पास से, ये चीज मैं सप्लायर को वापस करूंगा तो सप्लायर के क्या होंगे, पेबल्स कम हो जाएंगे। तो पेबल्स डेबिट हो जाएगा और मटेरियल कंट्रोल क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि मटेरियल मेरे पास से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और ये वापस चला जाएगा, रिटर्न टू सप्लायर। ठीक होगी कहानी। हाँ। अच्छा। और अगर मटेरियल क्या हो गया, ज़ाया हो गया, खराब हो जाता है, तो मटेरियल मेरे पास से ख़त्म हो जाएगा, तो मुझे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली लॉस कहाँ चार्ज होता है, इनकम स्टेटमेंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस लिख दो या इनकम स्टेटमेंट डेबिट हो जाएगी। और मटेरियल कंट्रोल अकाउंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। मटेरियल राइट ऑफ।
इसमें कोई मसला? एनी वन एनी प्रॉब्लम इन दीज डबल एंट्रीज और जनरल एंट्रीज? किसी का कोई सवाल? ओके, ठीक है। यानी कि सबको क्लियर है कहानी? डन हो गया। अच्छा, अब ये टी काउंट पढ़ लो एक बार। मटेरियल का देखो जी। अब मटेरियल जिस भी रीजन की वजह से इन्वेंट्री मेरी मटेरियल की वो इंक्रीज होगी तो डेबिट होगी, और जिस भी रीजन की वजह से डिक्रीज होगी वो क्रेडिट होगा। अब ओपनिंग इन्वेंट्री तो आ गई डेबिट साइड पे। जब मैं नया मटेरियल परचेज करके लेकर आऊंगा तो उससे भी मटेरियल क्या होगा, मेरा इंक्रीज होगा, तो वो भी डेबिट हो जाएगा। जब मैं डायरेक्ट मटेरियल के तौर पे ट्रांसफर करूंगा तो मेरा मटेरियल कम हो जाएगा। ठीक है। जब मैं इनडायरेक्ट मटेरियल के तौर पे ट्रांसफर करूंगा तो भी कम होगा, तो क्रेडिट होगा। और अगर मैं सप्लायर को चीज वापस कर दूंगा तो भी मटेरियल मेरे पास से क्या होगा, कम हो जाएगा। और अगर मुझे लॉस हो गया तो भी मेरे पास मटेरियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर स्टोर वाले ने मुझे वापस दिया तो मेरा मटेरियल इंक्रीज होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो इस टी काउंट में कोई मसला? इस टी काउंट में मुझे कोई मसला बता दें। एनी वन एनी प्रॉब्लम? हमें का क्यों? बोला करो यार, मुझे जरा थोड़ा सा हौसला रहता है कि जिंदा हो, तुम लोग सुन रहे हो मुझे। ठीक है ना? जिंदा कौमें हैं हम। ठीक है। तो मुझे जरा एहसास रहता है कि आप लोग जिंदा हैं। हाँ, स्टोर में वापस आ गया ना, कहाँ से? हमने कहा था, हमने प्रोडक्शन में भेजा था मटेरियल, वो खराब निकल आया, तो प्रोडक्शन वालों ने चीज़ मुझे वापस कर दी। तो जब प्रोडक्शन वाले मुझे चीज़ वापस कर देंगे तो मेरे पास मटेरियल दोबारा से बढ़ जाएगा, तो मटेरियल बढ़ेगा तो डेबिट हो जाएगा। और प्रोडक्शन से वापस आया तो वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, एज्यूम था ना वो तो वैल्यू बेटा। वो वैल्यूज मैंने एज्यूम की थी, मैंने एज्यूम किया था कि जब मैंने फिजिकल काउंटिंग जाकर की तो वहां पे मेरे पास इन्वेंट्री में 1500 यूनिट्स रखे हुए थे। अब 1000 मेरे पास पहले से पड़े हुए थे। ठीक है। और 8000 मैंने नए खरीदे थे। और जब मैं साल के आखिर में फिजिकल काउंटिंग की तो पता लगा सिर्फ 1500 रह गए। तो टोटल 9000 होने चाहिए थे, लेकिन अब इन्वेंट्री में कितने पड़े हुए हैं, 1500। तो बाकी सारे चले गए ना। तो मैं क्या अज्यूम करूंगा कि भाई बाकी सारे क्या हो गए, सेल हो गए। तो मैं सेल की बात करूंगा कि बाकी तमाम यूनिट्स क्या हो गए हैं, सेल हो गए हैं। एजम्पशन ली जाती है उसकी बेस पे, क्योंकि आपके पास सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंट्री का रिकॉर्ड होता है, बाकी कोई रिकॉर्ड्स नहीं होते। बात क्लियर हुई है? अभी सानिया बेटा आपका भी क्लियर ठीक हो गया? डन, दोनों के क्वेश्चंस क्लियर हो गए। गुड हो गया। आ गया जी। अब इसके अंदर कुछ बातें हम कर चुके हैं और कुछ बातें हम कर लेते हैं कि क्या क्या। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम क्या था? हमने कहा था जिसमें हर आने वाली चीज को, हर जाने वाली चीज को हम साथ साथ रिकॉर्ड करेंगे। पीरियोडिक सिस्टम क्या था? कि एक डेट, आमतौर पे साल का आखिरी दिन हम रख लेंगे और उसमें जाके फिजिकल काउंटिंग करके स्टॉक टेकिंग कर लिया करेंगे। अब एक चीज आई है, वो क्या है, कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग। ये कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग क्या है?
कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग आमतौर पे तब होती है जब आपने शिफ्ट चेंज करनी है। ठीक है। लाइक एक मॉर्निंग शिफ्ट का बंदा है, ठीक है, वो इन्वेंट्री को संभालता था। अब उसकी मॉर्निंग शिफ्ट खत्म होने वाली है, अब नाइट शिफ्ट का बंदा आने वाला है। अब जब ये ट्रांजिशन फेज आएगा, तो वो जो पहले से मॉर्निंग शिफ्ट वाला मौजूद है, वो गिनती करवाएगा यूनिट्स की कि भाई मैं इतनी इन्वेंट्री तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूं। और उसके ऊपर उसके सिग्नेचर भी लेगा, डॉक्यूमेंटेड सिग्नेचर लिए जाएंगे कि हाँ भाई इतनी इन्वेंट्री मैंने इसके हवाले कर दी है। तो इससे आगे इस इन्वेंट्री का जिम्मेदार ये फलां बंदा है, जो भी नया बंदा आएगा। ठीक है। और जब फिर वो नाइट शिफ्ट वाले के पास चली जाएगी इन्वेंट्री, जब नाइट शिफ्ट वाला सारी रात बैठेगा, जब उसकी शिफ्ट खत्म होगी, तो फिर वो दोबारा से क्या करेगा, फिजिकल काउंटिंग करवाएगा नए बंदे को, और उस पर उसके सिग्नेचर लेगा और कहेगा कि भाई मैंने इतनी इन्वेंट्री इसको ट्रांसफर कर दिया। तो कंटिन्यूअसली स्टॉक टेकिंग होती रहेगी रोटेशनल बेसिस पे। ठीक है, जिसमें हम हर दिन क्या कर रहे होते हैं, स्टॉक टेकिंग कर रहे होते हैं। फिर आ जाता है स्लो मूविंग स्टॉक। स्लो मूविंग स्टॉक क्या होता है, ये आमतौर पे होते हैं लग्जरी आइटम्स। लग्जरी आइटम्स होती है ना, वो इतनी आसानी से नहीं बिकती, वो स्लो मूविंग होती हैं। जो छोटी मोटी चीजें बनाते हैं वो तो फटाफट बिक जाती हैं, एक आम इंसान भी उनको खरीद सकता है। लेकिन जो लग्जरी आइटम्स होती हैं, ये जरा स्लो मूविंग है, ये आराम से बिकती हैं। ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं, जो आराम से टाइम लेके बिके, उनको हम बोलते हैं स्लो मूविंग स्टॉक। फिर एक आता है ऑब्सलीट स्टॉक। ऑब्सलीट स्टॉक क्या होता है, जो चीज आउट ऑफ फैशन हो चुकी होती है या आउट ऑफ डेट हो चुकी होती है, यानी कि जिसका अब कोई ऐसा मेजर इस्तेमाल नहीं है। जैसे कि तुम लोग अभी जाओ मार्केट में, और जाके मार्केट में जाके कहो भाई मुझे सर्दियों के कपड़े दे दें, मुझे वो मोटी वाली जैकेटें दे दें। तो और अब गर्मियां आ चुकी हो, तो गर्मियां जब आ चुकी हैं और तुम सर्दियों का चीज मांगोगे, तो वो ऑब्सलीट स्टॉक कहलाएगा कि भाई अब ये ऑब्सलीट हो चुका हुआ है। तो ऑब्सलीट स्टॉक होता है जो पुराना हो चुका हो, आउट ऑफ डेट हो चुका हो। ठीक होगी बात, यहां तक किसी को कोई मसला अभी तक इन पॉइंट्स के अंदर? ओके। नेक्स्ट मेरे पास क्या आ गया, नेक्स्ट मेरे पास आ जाता है स्टोर लेजर कार्ड। अच्छा, जब ये स्टोर लेजर कार्ड बनता है ना, तो याद रखें इसमें तीन चीजें अपडेट की जाती हैं। किसके अंदर? स्टोर लेजर कार्ड के अंदर। ठीक है। जब भी हम स्टोर लेजर कार्ड की बात करेंगे, तो उसके अंदर एक तो क्या आएगा स्टोर लेजर कार्ड में, उसकी क्वांटिटी। स्टोर लेजर कार्ड, स्टोर लेजर में कार्ड में क्या आएगी, उसकी क्वांटिटी, उसका रेट, उसकी अमाउंट। तीन चीजें स्टोर लेजर कार्ड में बताई जाती हैं। स्टोर लेजर कार्ड में बेसिकली क्या होता है, कितनी इन्वेंट्री आई, कितनी इन्वेंट्री मेरे पास से गई, वो रिकॉर्ड की जाती है। और जो आती जाती चीजें, उनकी तीन चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं। क्वांटिटी, कितनी तादाद में हमने खरीदी या बेची, वो जो इन्वेंट्री थी उसका रेट क्या था, उसकी कॉस्ट क्या थी बेसिकली। ठीक है। पर यूनिट, रेट से मुराद क्या है, कॉस्ट पर यूनिट क्या थी उसकी, वो लिखी जाती है। और साथ में उसकी टोटल अमाउंट लिखी जाती है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर 1000 की क्वांटिटी है और एक यूनिट की कीमत 2 है, तो टोटल अमाउंट कितनी बन जाएगी, 2000 बन जाएगी। तो स्टोर लेजर कार्ड में बेसिकली तीन चीजें होती हैं, उसकी क्वांटिटी, उसका रेट, और उसकी अमाउंट। ठीक है। लेकिन जब हम ये यही कहानी बिन कार्ड में बात करते हैं, बिन कार्ड अगर बनाया जाए, तो बिन कार्ड में क्या होता है, बिन कार्ड में सिर्फ एक चीज होती है, क्या, क्वांटिटी। क्वांटिटी कितनी आई, कितनी मेरे पास से चली गई,
सिर्फ उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, उसके अलावा किसी और चीज का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जाता। तो सिर्फ कितनी क्वांटिटी आई कितनी क्वांटिटी गई हम उसकी बातें करेंगे, इसके अलावा इसके अंदर और कोई बात नहीं की जाती। ठीक होगी बात? तो इसमें कोई मसला? इसमें मुझे बता दें, एनी वन एनी प्रॉब्लम? चलो, गुड हो गया। बस मर्जी आपने, बस अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं, रिकॉर्ड्स बनाने होते हैं। तो कोई कोई मेथड इस्तेमाल करता है, कोई कोई ज़रूरत के हिसाब से अपने अपने कार्ड बनाते हैं सब। कोई बिन कार्ड सिर्फ बना के काम चला लेता है, कुछ पूरा स्टोरेज कार्ड बना के काम चला लेता है। ठीक है, कोई कंटि जहाँ पे शिफ्टें चेंज हो रही होती हैं वहाँ पे कंटिन्यूस स्टॉक टेकिंग हो जाती है। तो हर एक का अपना अपना हिसाब है, हर कोई अपनी ज़रूरत के तहत करता है, क्योंकि हमने ये पढ़ा था पहले कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कोई चीज़ कंपलसरी नहीं है। ठीक है, मर्जी है आपकी। ऑप्शनल चीजें होती हैं, जो काम करना चाहते हो करो, जो काम नहीं करना चाहते ना करो। बेसिकली बिन कार्ड हो, स्टोर लेजर कार्ड हो, ये स्टोर ही बनाता है। ठीक है, क्योंकि इन्वेंट्री को मेंटेन करना स्टोर का काम है। तो स्टोर डिपार्टमेंट होता है आमतौर पे जो इस चीज को क्या कर रहा होता है, मेंटेन कर रहा होता है। ठीक होगी बात? वो भी सवाल करेंगे आगे तो क्लियर हो जाएगा। स्टोर लेजर कार्ड में ही आता है। जब सेल रिटर्न आती है ना, तो सेल रिटर्न भी जब वापस आएगी तो वो स्टोर लेजर कार्ड में ही मेंटेन होगी। ठीक है, वो हम आगे सवाल करेंगे अभी इसके ऊपर, हमने क्वेश्चंस करने हैं अभी। अच्छा। अच्छा, ये जो है ना, पेज नंबर 4 पूरा पढ़ लो। 2 मिनट लगाएं, और पेज नंबर 4 पूरा रीड कर लें, और अगर कोई क्वेश्चन पूछने वाला है तो पूछ लें। हाँ जी, जब पढ़ लें तो मुझे बता दें कि हमने पेज नंबर 4 पढ़ लिया। फिर क्या मतलब, सवाल नहीं समझ आया मुझे, प्लीज करनी बेटा, सनी बेटा, क्वेश्चन रिपीट कर दें। क्या क्या क्या, क्या लिखा है? अब तो मैं सेल्स, क्या?
हाँ, सेल रिटर्न का क्या करना है? सेल रिटर्न को कहाँ रिकॉर्ड करने का पूछ रहे हैं बेटा? हाँ, अगर सेल्स रिटर्न आएंगी तो ऑब्वियसली बात है, इन्वेंट्री मेरी दोबारा से बढ़ जाएगी ना। मेरे पास स्टॉक दोबारा से वापस आ गया, तो इन्वेंट्री इंक्रीज हो जाएगी। यस, सेल्स रिटर्न पे मेरी इन्वेंट्री इंक्रीज होती है। ठीक है। और ये कहाँ लिखा हुआ है? इश्यूज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड वाली बात कहाँ से आप पढ़ रहे हैं? किस कॉन्टेक्स्ट में है, मुझे ये बता दें, ताकि फिर उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे इसको डिस्कस कर दूं। स- कहाँ पे ये लाइन आ रही है? अच्छा। हाँ, ऑब्वियसली बात है, अगर ऑब्सलीट स्टॉक हो चुका हुआ है, एक ऐसा स्टॉक हो चुका है जिसकी अब मुझे ज़रूरत नहीं है, अब उसकी जगह एक नई इनोवेटिव चीज़ आ चुकी हुई है, तो ऑब्वियसली बात है, अब उसको इशू तो नहीं करूँगा कहीं और, क्योंकि वो चीज़ तो मेरे लिए ऑब्सलीट हो चुकी है, वो मेरे लिए बेकार हो चुकी हुई है। तो जब एक चीज़ मेरे लिए बेकार हो जाएगी, तो वो जाहिर सी बात है, वो फिर ऑब्सलीट हो जाएगी मेरे लिए। मेरे पास चीज़ पड़ी तो है, लेकिन वो मेरी किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो क्या हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है। ठीक है। क्लियर हो गई बातें? ठीक है। अच्छा, हमने कहा डिस्क्रिपेंसीज जो आती हैं, डिफरेंस बेसिकली जो आता है, फिजिकल स्टॉक टेक करें और जब अपना रिकॉर्ड चेक करें, तो कई दफ़ा मसाइल निकल आते हैं कि भाई फिजिकल काउंटिंग कुछ और बता रही है, और जो मेरे रिकॉर्ड्स हैं वो कुछ और बता रहे हैं। तो फिर रीजंस क्या क्या हो सकती हैं इनके फ़र्क की, और उनके ऊपर हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में भी बात की जाएगी। तो सबसे पहले, रीजन नंबर वन कहता है द क्वांटिटी ऑफ गुड्स डिलीवर्ड डिफर फ्रॉम व्हाट इज शोन इन द डिलीवरी नोट। कहता है जो हमारे गुड्स डिलीवर हुई हैं, वो किसी और क्वालिटी की थी, या कोई और चीज़ थी, और मुझे चीज़ कोई और पहुंच गई है। तो उसका कंट्रोल क्या है, कि भाई जब इन्वेंट्री मेरे पास आए, तो मैं उसको चेक करूं। मैं किसके साथ चेक करता हूँ आमतौर पे? अपने परचेज ऑर्डर के साथ। परचेज ऑर्डर जो भेजा गया होता है, उसके साथ आप उसको मैच करते हो जब आपका गुड डिलीवरी होती है। और फिर अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज नजर आए, तो आप फौरन से पहले इन्फॉर्म कर देते हो। ठीक है, अगर नहीं, तो फिर आप उसको साइन कर देते हो। तो इस तरह से जो चीज़ें आई होती हैं सिर्फ वही रिकॉर्ड होती हैं, तो कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होता। नंबर दो, कहता है द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री इशूड टू प्रोडक्शन डिफर फ्रॉम व्हाट इज शोन इन द रिकॉर्ड्स। कहते हैं एक्चुअल क्वांटिटी जो आपने इशू करवाई थी वो कुछ और थी, लेकिन रिकॉर्ड्स में कुछ और लिखी हुई थी। तो जाहिर सी बात है, फिर डिफरेंसेस तो क्रिएट होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने इशू किए थे 500 यूनिट्स, लेकिन रिकॉर्ड में लिखे गए कि तुम 5000 यूनिट्स उठा के ले गए थे, एक जीरो ज्यादा डल गया। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई आपने कोशिश करनी है कि आपने उसको केयरफुली काउंट करना है, और किसी ऑथराइज पर्सन से उसके साइन भी कराने हैं। तो किसी को एक बार दिखा दो, क्योंकि अपनी गलती आमतौर पे हम नहीं निकाल पाते। तो जब किसी दूसरे से उसको वेरीफाई करवाते हैं, तो वो जब चेक करता है, तो दो बंदों के वेरिफिकेशन में आमतौर पे गलतियां कम निकलती हैं। ठीक है। तो हम हमेशा उससे साइन करवाया करें, ऑथराइज पर्सन से, कि इतनी इन्वेंट्री आई है, इतनी इन्वेंट्री गई है। फिर, प्रोडक्शन रिटर्न एक्सेस इन्वेंट्री विदाउट एनी रिकॉर्ड बीइंग मेड इन द सिस्टम। अब प्रोडक्शन वाले ने मुझे कुछ इन्वेंट्री वापस कर दी। जब उसने इन्वेंट्री वापस की, तो मैंने कहीं उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो जब मैं उसको कहीं रिकॉर्ड नहीं करूंगा, तो फिर तो मेरा मसला आएगा ना। रिकॉर्ड्स मेरे कुछ बता रहे होंगे, इन्वेंट्री कुछ और है, खाते फिजिकल काउंट बता रहा होगा कुछ और है। तो लिहाजा हर मूवमेंट को आप कोशिश किया करें कि कैप्चर किया करें। हर आने जाने वाली चीज को आपने क्या करना है, साथ साथ रिकॉर्ड करना है। ठीक है। फिर कई दफा क्या होती है, इन्वेंट्री चोरी हो जाती है।
तो चोरी से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिक्योर रखने पड़ेगी अपनी इन्वेंट्री। ठीक है, गार्ड्स बिठा दो, सिक्योरिटी मैकेनिज्म लगा दो। हर ऐरा गैरा बंदा ना अंदर घुसे, कि ऑथराइज पर्सन की सिर्फ इजाजत हो घुसने की। तो इससे आपकी चोरी के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और फिर लास्ट क्या है, इन्वेंट्री इज डैमेज्ड और ऑब्सोलीट एंड थ्रोन अवे विदाउट एनी रिकॉर्ड बीइंग मेड इन द सिस्टम। आपकी चीज खराब हो गई थी, पुरानी हो गई थी, आपने उसको फेंक दिया। अब फेंका और उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, रिकॉर्ड करना भूल गए, सिर्फ फेंक कर आ गए उसको। अपने अकाउंट्स को आपने अपडेट नहीं किया। तो जो अपडेट नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है एट दी एंड वो फिर फर्क नजर आ रहा होगा चीजों के अंदर। ठीक होगी बात। तो इसमें कोई मसला। हाँ जी भाई, बताएं, इस टेबल में किसी किस्म का कोई मसला, कोई सवाल। ठीक हो गई बात। ओके। अच्छा, फिर क्या आ गया, स्टोरिंग गुड्स। हम आमतौर पे गुड्स कहाँ स्टोर करते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि भाई आपने अपनी इन्वेंट्री को अपनी एक्सेसिबल पोजीशन में रखना है, बहुत ज्यादा दूर नहीं रखना। तो जितना ज्यादा इस्तेमाल हो आपकी चीजों का, उतना करीब रखें उन चीजों को, तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर आप कहीं दूर रखेंगे तो फिर ट्रेवलिंग टाइम आपका बहुत ज्यादा जाया होता है। ठीक है। अगर डेंजर आइटम्स हैं या केमिकल्स हैं, तो उनके लिए आपने जो है सेफ्टी प्रोसीजर जो है वो अप्लाई करने हैं अपने वर्कर्स के लिए, कि भाई वो एक सेफ इन्वायरमेंट में क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो। ठीक है। अच्छा, आसान हो रही है, आसान की ब्रेक है, फिर करते हैं। अच्छा जी। तो कुछ ऐसी आइटम्स होती हैं जिनके लिए हमें क्या चाहिए होता है, लाइट चाहिए होती है, टेम्परेचर पे मेंटेन करना होता है। लाइक कुछ दवाइयाँ होती हैं, उन दवाइयों को खासतौर पे कहा जाता है कि फ्रिज में रखा जाए। ठीक है। तो हम उन दवाइयों को क्या कर रहे होते हैं, फ्रिज में रख रहे होते हैं। ठीक है, ताकि उनका टेम्परेचर जो है वो क्या रहे, मेंटेन रहे। ठीक है। कई जगह हाइजीन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाता है। तो जिस तरह से उसकी ज़रूरत है उस तरह से उसका स्टोरिंग एनवायरनमेंट उसको प्रोवाइड किया जाता है। और अगर कोई हाई वैल्यू आइटम्स हैं तो उसके लिए सिक्योरिटी भी उस जगह की अच्छी रखी जाती है। तो यहां तक किसी का कोई सवाल। यहां तक कहानी क्लियर है। चलो, सही है। तो जी फिर अगली कहानी की तरफ चलते हैं। अंडरस्टैंड करना जरूरी है बेटा। याद नहीं करना, याद इसलिए नहीं करना कि वो कोई और रीजनिंग्स भी दे सकता है। तो उस रीजनिंग के पीछे हमें उसका कंट्रोल बताना है। तो आपने बेसिकली चीजों को समझना है। रट्टा किसी चीज का भी नहीं लगाना, कॉस्ट अकाउंटिंग में रट्टा नहीं है, याद रखें। कॉस्ट अकाउंटिंग में चीजों को समझना है और समझकर अगले को जवाब देना है। ठीक है। हाँ। वेरी, क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में क्या कह रहा है, कहता है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर वन, माजरत। क्वेश्चन नंबर वन कहता है जेड लिमिटेड हैज 5 आइटम्स इन इट्स इन्वेंट्री एट द ईयर एंड ऑफ 2006। डिटेल रेटिंग टू इन्वेंट्री आर एस एंटर। 5 आइटम्स दे रखी हैं, उसकी कॉस्ट दी हुई है, उसकी सेल्स वैल्यू दी हुई है और उसकी सेलिंग कॉस्ट दे रखी है। तो हम इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं। ठीक है। इन्वेंट्री का रूल क्या है, इन्वेंट्री को वैल्यू किस पे किया जाता है, ये हमने बात IS 2 में
पढ़ रखी है। इन्वेंट्री के जब हम वैल्यूएशन करते हैं, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर दो चीजें देखी जाती हैं, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। कॉस्ट क्या है, जिसपे खरीदा था, और एनआरवी क्या है कि ये मुझे कितना पैसे रियलाइज करवा के दे सकता है। ठीक है। बेटा सेल्स वैल्यू होती है कितने रुपए का बिका, और सेलिंग कॉस्ट होती है उसको बेचने में क्या खर्चा हुआ। ठीक है। बेचने का खर्चा, सेलिंग कॉस्ट। ठीक है। जैसे मैं किसी सेल्समैन को कमीशन दे दूं, तो वो सेलिंग कॉस्ट है। अगर मेरा कोई प्रोडक्ट डैमेज हो चुका है, तो उस डैमेज को रिपेयर करने में जो कॉस्ट लगेगी, वो मेरी एज सेलिंग कॉस्ट आ रही होगी। ठीक है। तो एनआरवी का फॉर्मूला क्या होता है? एनआरवी का फॉर्मूला होता है एस्टिमेटेड कॉस्ट, सॉरी, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट। और एस्टिमेट का मतलब क्या होता है? फ्यूचर। फ्यूचर में ये चीज कितने की बिकेगी, और फ्यूचर में इसके ऊपर कितने पैसे खर्च होंगे, इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो एनआरवी कहलाता है। कि यानी कि आने वाले वक्त में ये मुझे कितना पैसा जनरेट करके दे सकती है, क्या वैल्यू मुझे जनरेट करके दे सकती है, दैट इज नोन एज एनआरवी। जिसको हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी बोलते हैं, कि ये कितना पैसा मुझे नेट में रियलाइज करवा के दे सकता है। नेट का मतलब क्या होता है? कि सारे खर्चे निकालने के बाद ये मुझे कितने का फायदा देगा। ठीक होगी बात। तो हमने ये पढ़ा था IS2 के अंदर, ITA के अंदर, कि भाई इन्वेंट्री को हम या तो कॉस्ट पे या तो एनआरवी पे, दोनों में से लोअर ऑफ होता है उस पे रिकॉर्ड करते हैं। क्यों? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से। क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट मुझे कहता था कि हमने इन जो एसिड है उसको ओवरस्टेट नहीं करना है। तो उस कॉन्सेप्ट के तहत हम इसको लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे रिकॉर्ड करते हैं। ओके होगी बात। इसमें किसी किस्म का कोई मसला? एनी वन, एनी प्रॉब्लम? ठीक है। चले आगे चलते हैं। हमारे पास बेसिकली 5 आइटम्स हैं, ABCDE। क्वेश्चन नंबर 1, हमें क्या कैलकुलेट करना था? हमें कैलकुलेट करना था, कैलकुलेट वैल्यू विच शुड बी इंक्लूडेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट ईयर एंड। ओके। आइटम मेरे पास थी, आए जरा, A B C D और E। पहले तो इनकी कॉस्ट लिख लेते हैं। इनकी कॉस्ट कितनी कितनी थी? 25, 45, 38। 25, 45, 38 और 55 और 47। 55 और 47। अब कॉस्ट का कंपैरिजन मैंने किसके साथ करना था? एनआरवी के साथ। एनआरवी का फॉर्मूला क्या था? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट। तो ये फॉर्मूला लगाना था हमने, और इसके थ्रू हमने क्या करनी थी? बेसिकली कैलकुलेशन अपनी परफॉर्म करनी थी। ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस निकाली। कितने की सेल्स वैल्यू है भाई? ये चीज कितने की बिक रही है? ए की 37,500 की बिकेगी, और उसको बेचने में मुझे 500 रुपये खर्च होंगे। आने वाले कल में ये कितने का बिक रहा है? 37,500 का। और आने वाले कल में
37,500 का बेचने में मेरे 500 रुपए और लगेंगे। तो बेसिकली ये मुझे रियलाइज कितना करवा के देगा फ्यूचर तक। हमने कहा ठीक है, चेक कर लेते हैं। 37,500 -500, तो कितना आ जाएगा? 37,000। तो मुझे बताओ इसकी वैल्यूएशन किस पे की जाए। हमने कहा जी दोनों में से लोअर ऑफ। दोनों से लोअर ऑफ कितना है? 25,000 पे इन्वेंट्री ए को रिकॉर्ड किया जाएगा। अच्छा, अब ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये हो किस दिन रही है? ये हो रही है साल के आखिरी दिन। ये जो लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी का टेस्ट लगता है, ये कब लगता है? साल के आखिरी दिन लगता है। और साल के आखिरी दिन हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने अपनी इन्वेंट्री को किस पे वैल्यू करना है। अच्छा। फिर आ गए हम बी पे। बी की शेष वैल्यू क्या थी? 52,300। 52,300। और उसके ऊपर उसकी सेलिंग कॉस्ट क्या थी? 1250। तो इसकी एनआरवी कितनी आ गई? 51,050। अब दोनों में से लोअर ऑफ 51,000 और 45,000 में कम कौन सा है? 45,000 है। इसी तरह हो गया आइटम सी। सी की सेल्स वैल्यू कितनी है? 38,500। और उसकी सेलिंग कॉस्ट कितनी है? 2,000। तो एनआरवी कितनी आ गई? 36,500। अब दोनों का कंपैरिजन किया, कॉस्ट 38 है और एनआरवी 36,500 है, तो इसकी वैल्यूएशन क्या आएगी? 36,500, क्योंकि आने वाले वक्त में ये मुझे कितने का बेनिफिट देगा? 36,500 का। तो कॉस्ट 38 होती रहे, जब इसका बेनिफिट ही मुझे आगे 36,500 का है, तो एसिड की डेफिनेशन ही यही थी कि एसिड क्या है जो मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे। तो फ्यूचर में जो इकोनॉमिक बेनिफिट मुझे मिलेगा इस सी आइटम से, वो तो 36,500 का होगा। ठीक है, तो उसको वैल्यू भी किस पे किया जाएगा? 36,500 पर ही किया जाएगा। ठीक होगी बात। अब आ जाते हैं आइटम डी के ऊपर। आइटम डी कितने की बिकेगी? 70 की। 70,000 की बिकेगी, लेकिन उसके लिए मुझे 2800 पहले जेब से लगाना पड़ेगा। तो एट दी एंड मुझे ये कितना जनरेट करके देगी? 67,200। तो दोनों में से लोअर ऑफ कितना आ गया? 55,000। और इसका ई पे आ जाओ। ई कितने का बिकेगा आने वाले कल में? 45,000 का। कितना रुपया लगाने के बाद? 1,500 लगाने के बाद। तो ये मुझे कितने पैसे रियलाइज करके देगा? 43,500। तो दोनों में से लोअर ऑफ क्या आएगा फिर? दोनों में से लोअर ऑफ आएगा 43,500। तो अब मेरे पास हर आइटम की अलग अलग वैल्यूएशन आ गई कि क्या क्या वैल्यू बनती है। लेकिन उसने मुझे क्या मांगा था? उसने मांगा था कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्या? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इन्वेंट्री की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में तो समरी जाती है, उसमें तो डिटेल जाती ही नहीं है। ठीक है, तो उसमें तो इन सब का सिर्फ टोटल जाएगा। तो इन सब का टोटल करके बताओ कितना आ रहा है। काइंडली मुझे इसका टोटल करके बता दें कि टोटल इन्वेंट्री की वैल्यू क्या बन रही है। तो ये वो क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू है जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में चली जाएगी। बाकी सारे भी चेक कर लें, क्या यही आंसर आ रहा है? ये सिर्फ मैंने एक ही का आंसर देख के मैंने लिख दिया। चलो, और शहादतें हमें मौसूल हो चुकी हैं। नहीं, शहादत ने एक शहादत ही मौसूल हुई है। बाकी भी अगर अपनी शहादत दे दें इसके ऊपर कि हाँ भाई यही जवाब है, तो फिर हम आगे चले जाएंगे। चलो, मजीद शहादतों ने
इस चीज को पक्का कर दिया है कि हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो 2,05,000 है। ठीक है। इस सवाल में किसी को कोई मसला? एनी वन एनी प्रॉब्लम? ठीक है। अच्छा, अब एक ना छोटा सा वैसे इंटरेस्टिंग एक सवाल पूछ रहा हूँ। एक बारी के लिए शायद आपको कंफ्यूज भी करे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बचपन में जब हमने आईटीए पढ़ी थी, सीए के बचपन की बात कर रहा हूँ, जिन अब तुम लोगों के बचपन की नहीं। ठीक है। तो जब सीए के बचपन में तुमने आईटीए पढ़ी थी, तो वहां पे जनरल एंट्रीज करना सीखी थी, याद है? अच्छा। वहां पे एक चीज एंट्री होती थी, परचेज डेबिट और कैश क्रेडिट। वो परचेज पे हम किस चीज की डेबिट करते थे? परचेज किसको करते थे हम? बेसिकली जो आइटम्स हमने बेचनी होती थी, जो आइटम्स हम बेचने के लिए खरीदते थे, उनके लिए हम परचेज डेबिट करते थे और कैश क्रेडिट करते थे। क्या ये बात दुरुस्त है? ठीक है। यानी कि परचेज हम करते थे उनको जो हमने बेचने की नीयत से खरीदा, उनके लिए हमने डेबिट किया परचेज। और परचेज क्या होता था? एक्सपेंस होता था। परचेज हमारे किस हेड ऑफ काउंट में आता था? परचेज में, एक्सपेंस में आता था। एग्रीड। ठीक है। फिर हमने उसके बाद एक चैप्टर पढ़ा आईटीए के अंदर ही। उस चैप्टर का नाम था IAS 2 इन्वेंट्री। फिर इन्वेंट्री की डेफिनेशन पढ़ी आई एस टू ने इन्वेंट्री की डेफिनेशन पढ़ाई। और उसने कहा कि वो आइटम्स जो आप रीसेल करने के पर्पज से खरीदते हो, वो आपकी इन्वेंट्री है। क्या ये बात दुरुस्त है? और इन्वेंट्री कौन से हेड का पार्ट है? एसिड का पार्ट है। एक्सपेंस में तो नहीं आता ना, एसिड में आता है। बिल्कुल ठीक है। तो अब मेरा सवाल आया, परचेज और इन्वेंट्री में क्या डिफरेंस है? कोई भी बता दे तुम में से। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परचेज एंड इन्वेंट्री? परचेज भी आप रीसेल पर के लिए खरीद रहे हो तो आप उसको परचेज लिख रहे हो, इन्वेंट्री भी यही कह रही है कि भाई जो आप रीसेल पर्पज के लेते हो वो इन्वेंट्री होती है। तो फिर एक एक्सपेंस और एक एसेट है और ये दोनों अलग अलग हैं, तो फिर ये क्या चक्कर है? नहीं, परचेज जो देखो, जब परचेज हम करते थे कोई ऐसी चीज जो हमने रीसेल के लिए नहीं ली, तो उसका तो नाम आ जाता था बकायदा। लाइक जब हम एसिड खरीदते थे, बिल्डिंग खरीदते थे, तो बिल्डिंग का नाम आ जाता था क्योंकि बिल्डिंग रीसेल के लिए होती नहीं थी। जब हम स्टेशनरी खरीदते थे तो उसका नाम स्टेशनरी आता था। उसको परचेज तो नहीं लिखते थे हम। हम जब चीज खरीदते थे तो परचेज सिर्फ उसको ही लिखते थे जो रीसेल पर्पस के लिए होता था। अगर कोई रीसेल पर्पस के लिए नहीं था तो उसको हमने कभी परचेज नहीं लिखा, हमने हमेशा उसका नाम लिखा। स्टेशनरी खरीदी, स्टेशनरी डेबिट की, कैश क्रेडिट किया। लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीदे, एसेट का नाम लिखा, उसको डेबिट किया, कैश को क्रेडिट किया। अब बताओ डिफरेंस। नेचर तो सेम है या टाइट? ठीक है। मैमूना बेटा करीब करीब हैं आप आंसर के, लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं है ये। करीब करीब की बात हो रही है। नहीं तो रॉ मटेरियल की भी तो इन्वेंट्री होती है। इन्वेंट्री तीन तरह की होती है: रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स।
कभी सोचा है वैसे इस टॉप इस सवाल के ऊपर कभी जिंदगी में सोचा हो? ये दोनों एक ही बातें कर रहे थे। परचेज भी कह रहा था मैं रीसेल पर्पस के लिए हूँ, और इन्वेंट्री भी कह रहा था मैं रीसेल पर्पस के लिए हूँ। हम्म। ओके, चलो। अच्छा, अब मैं इसको क्लैरिफाई करता हूँ थोड़ा सा। ये मैंने खुद इसलिए तुम लोगों के दिमाग में डाला कि तुम लोगों को ये फर्क पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात बड़े गौर से सुनना। हम जब कोई चीज खरीद कर लेकर आते हैं बेचने की नीयत से, तो हमारी नीयत क्या होती है? फौरन बिक जाए, या आराम से 3 4 साल लगा के बिके? साल लगा के बिके। फौरन बिक जाए। यस। अगर एक चीज मैंने फौरन बेच देनी है, अगर एक चीज मैंने फौरन बेचने की नीयत कर ली है, तो वो तो फिर मुझे, अगर मैंने बेच दी, तो वो तो फिर मुझे क्या देगा? उसी साल में मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट दे देगा, रेवेन्यू की सूरत में। ठीक है। तो जब मुझे उसका बेनिफिट उसी साल मिल जाएगा, तो ये तो एक्सपेंस की डेफिनेशन है। एक्सपेंस कहता है कि भाई जो जितना रेवेन्यू जनरेट करने में आपका खर्चा हुआ मेरे लिए एक्सपेंस है। तो उस खर्चे ने तो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट उसी साल दे देना है। इसलिए इनिशियली जब मैं कोई चीज परचेज करके लेकर आता हूं, तो उसे एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाता है, एज एन एसेट रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ठीक है। तो हमने उसे क्या करते हैं, इनिशियली जब परचेज करके लेकर आते हैं तो हम उसको एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, एज एन एसेट रिकॉर्ड नहीं करते। जब साल पूरा गुजर जाता है और साल के आखिर तक कुछ चीजें नहीं बिकती, जैसे पता सारी आइटम्स तो नहीं बिकेंगी ना, कुछ आइटम साल के आखिर में मेरे पास बच जाती हैं। जो साल के आखिर में मेरे पास बच जाती हैं, उनको मैं एक्सपेंसेस में से डिडक्ट करता हूं, यानी कि कॉस्ट ऑफ सेल्स में से माइनस करता हूं क्लोजिंग इन्वेंट्री में। जब क्लोजिंग इन्वेंट्री में जाते हैं तो क्या करते हैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर रहे होते हैं। तो कॉस्ट बेसिकली वहां से खत्म कर रहे होते हैं, क्योंकि वो एक्सपेंस नहीं हुआ उस साल मेरा, क्योंकि उस एक्सपेंस ने मुझे उस साल कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं दिया। तो इसलिए मैंने एक्सपेंसेस में से उसको निकाल दिया। कॉस्ट ऑफ सेल्स मेरा एक्सपेंस है ना, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में से मैंने उसको माइनस कर दिया, यानी कि इस साल के एक्सपेंसेस का ये हिस्सा नहीं है। तो वो मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री बन गई। और वो क्लोजिंग इन्वेंट्री को मैं एज एन एसेट ट्रीट करता हूं। क्यों? वो मैं साल के आखिरी दिन खड़ा हुआ हूं। तो साल के आखिरी दिन खड़े होकर हम क्या कह रहे हैं? जो अगले अकाउंटिंग ईयर में, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट दे दे, वो मेरे लिए क्या है? वो मेरे लिए एसेट है, क्योंकि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो गया वो मेरे लिए। यस। तो वो क्या बन जाता है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट किसकी डेफिनेशन है? एसेट की। तो एक्सपेंस से निकलकर वो एसेट में ट्रांसफर होता है एट द ईयर एंड। और जब नया साल शुरू होता है तो पिछले साल की क्लोजिंग इन्वेंट्री अगले साल की क्या बन जाती है? ओपनिंग इन्वेंट्री बन जाती है। और ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होती है? कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड हो जाएगी, यानी कि दोबारा एज एन एक्सपेंस वो ट्रीट हो जाती है। तो इसका मतलब है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री सिर्फ एक दिन के लिए एसेट बनता है। किस दिन? साल के आखिरी दिन। सिर्फ साल के आखिरी दिन हम उसको एज एन एसेट ट्रीट करते हैं। क्यों? क्योंकि साल के आखिरी दिन मैं खड़े होकर कह रहा हूं कि नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, इसलिए वो मेरे पास एसेट है सिर्फ एक दिन के लिए। अगले दिन फिर वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहानी समझ आई है कि पहले हम परचेज क्यों रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंस क्यों रिकॉर्ड करते हैं, और बाद में एसेट क्यों रिकॉर्ड करते हैं उसे?
इसमें किसी किस्म का कोई मसला? तो ये जस्ट फॉर द कॉन्सेप्ट मैंने आपको जो है एक और चीज बता दी, ताकि कल को इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप जवाब इजीली इसका दे सके। ठीक होगी बात? अच्छा, नेक्स्ट आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू पढ़ने से पहले हम कुछ बातें पढ़ लेते हैं। हमने कहा जी, अच्छा अब इस चीज को समझना जरूरी है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के दो तरीके हैं हमारे पास। विद इन अ ईयर बेनिफिट दे वो एक्सपेंसिव, जो ना दे वो लास्ट ईयर पे लो। यस, बिल्कुल ठीक है। विद इन अ ईयर जो बेनिफिट दे रहा है, ठीक है, वो किया तो मैंने इन्वेंटरी पे खर्चा ही है ना। तो जो उसी साल मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट दे देगा वो एक्सपेंस है, क्योंकि वो रेवेन्यू के अगेंस्ट हमारा खर्चा कहलाएगा। तो हम कहते हैं जो रेवेन्यू के अगेंस्ट खर्चा होता है वो मेरे लिए एक्सपेंस बन जाता है उस साल का, तो उसको मैं एक्सपेंस ट्रीट कर लेता हूँ। और जो खर्चा मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट उस साल नहीं दे पाता, उसको मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री में डाल देता हूँ, वो मेरे एसेट बन जाता है। ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन के ऊपर। ठीक है। अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन हम कर सकते हैं दो तरीके से। ठीक है। इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के लिए मेरे पास दो मेथड है। एक मेरे पास कौन सा है? एक मेरे पास फाइफो मेथड है, और एक मेरे पास एफको मेथड है। फाइफो मेथड क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। और ये क्या है? वेटेड एवरेज मेथड। अच्छा जी, फाइफो मेथड क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो चीज पहले, अच्छा इनकी जरूरत कब पड़ेगी, कब डिसाइड करना है कि फाइफो या एवरेज मेथड अप्लाई करने की मुझे जरूरत है इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर? हर दफा इनकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कब फाइफो मेथड या एवरेज मेथड में से कोई एक मेथड चूज करना है? जब जो आइटम्स में परचेज करता हूं, जो रॉ मटेरियल में परचेज करता हूं, अलग अलग कीमत पे एक ही चीज में परचेज करूं। अगर मैं सेम प्राइसेस के ऊपर हर दफा मटेरियल परचेज कर रहा हूं, तो ना फिर मुझे फाइफो मेथड की जरूरत है, ना फिर एवरेज मेथड की जरूरत है। ठीक है। हाँ, वो उसके लिए बेस्ट है फाइफो ही, ठीक है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। देखो, रिकॉर्डिंग मेथड कुछ और है, और उसका जो इन्वेंट्री का फ्लो है वो कुछ और तरीके से चलता है। ठीक है। अम, अपनी समझने के लिए बात ठीक है, लेकिन सिर्फ वैल्यूएशन मेथड होता है ये। इन रियलिटी चीजें डिफरेंटली चल रही होती हैं। ठीक है। हम सिर्फ वैल्यूएशन मेथड की बात कर रहे हैं। अब देखो, फॉर एग्जांपल जैसे मैं एवरेज मेथड इस्तेमाल कर रहा हूं, तो एवरेज मेथड इस्तेमाल करने का मतलब ये तो नहीं है कि मैं, मेरे पास चार पैकेट पड़े हुए हैं, तो चार पैकेटों का मैं मिक्सचर बना के बेचना शुरू कर दूंगा। नहीं, हर पैकेट को लैदा ही बेचूंगा। ठीक है। कोशिश यही होती है कि जो चीजें मैं पहले खरीद के लेकर आया हूं वो पहले निकाल दूं, चाहे वो जो है एक्सपायर होने वाली आइटम है या एक्सपायर होने वाली आइटम नहीं है, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपको चाहिए यही कि जो चीज पहले आई है वो चीज पहले आप निकाल दें, ताकि वो पड़े पड़े खराब ना हो जाए। ठीक है। हाँ। तो हमने क्या कहा, फाइफो मेथड और एवरेज मेथड की बारी कब आएगी? ठीक
हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? चलो ठीक हो गया। जी बेटा, अगर मैं सेम प्रोडक्ट बना रहा हूँ, एक ही प्रोडक्ट की बात हो रही है, और उसको परचेज करने में मेरे हर दफा डिफरेंट को, जैसे पाकिस्तान है, ठीक है, तो पाकिस्तान में तो रोज कीमत चेंज ही हो जाती है चीजों की, ठीक है। कभी पेट्रोल की कीमत चेंज हो जाती है, कभी चीजों की कीमत चेंज हो जाती है। तो रोज आपको एक नया कटाई सुनने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली फाइव और एफको में से जो कंपनी के लिए सूटेबल चीज़ है, इसके लिए कोई प्रॉपर वो नहीं दी गई कि आपने फाइफो ही यूज़ करना है या एवरेज ही यूज़ करना है। फाइफो के अपने फ़वाद हैं, एवरेज के अपने फ़वाद हैं। तो ये कंपनी पॉलिसी पे डिपेंड करता है, जिसको जौन सा चीज करनी है। मतलब किसी को प्रॉफिट ज्यादा शो करना है तो वो एक मेथड यूज कर लेगा, किसी को प्रॉफिट कम शो करना है तो वो कोई और में। लेकिन हाँ, एक चीज जहन में रखनी है कि जौन सा मेथड हम एक दफा हम पकड़ लेते हैं, फाइफो या एवरेज, तो फिर हर साल हम वही मेथड इस्तेमाल करते हैं, फिर हम मेथड अपना चेंज नहीं करते हैं। ठीक हो गई बात? अच्छा, तो हमने कहा जब एक चीज हम डिफरेंट प्राइसेस पे खरीदें, तो फिर हम उसकी वैल्यूएशन के लिए कोई एक मेथड को चूज करेंगे। या तो फाइफो मेथड को चूज करेंगे, या तो हम एवरेज मेथड को चूज करेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर भी कुछ लूप होल्स मौजूद हैं, ठीक है। अगर तो वो लूप होल मुझे मिल जाता है, तो फिर मैं शॉर्टकट भी लगा सकता हूं, ठीक है। वैसे तो पूरा स्टोर लेजर कार्ड बनता है, लेकिन नहीं, एक ही रॉ मटेरियल, डिफरेंट रॉ मटेरियल नहीं बेटा। एक ही रॉ मटेरियल अगर मैं डिफरेंट प्राइसेस पे खरीदूं, तो फाइफो और एफको में से चूज करना है, ठीक है। एक ही रॉ मटेरियल, अलग अलग नहीं। कई दफा रॉ मटेरियल होते हैं, कई दफा फिनिश गुड्स होते हैं, इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि हमने अगर फाइफो मेथड यूज करना है, हम फाइफो मेथड भी यूज कर सकते हैं। वेटेड एवरेज करना है, वेटेड एवरेज कर, लेकिन तब जब हर आइटम, वो जो एक आइटम है, यानी कि वो फॉर एग्जांपल मटेरियल ए है, मटेरियल ए पहले मैंने 10 रुपए के हिसाब से खरीदा, अगली बार 12 के हिसाब से खरीदा, उसे अगली बार मैंने 13 के हिसाब से खरीदा। तो हर दफा मैं डिफरेंट प्राइसेस पे खरीद रहा हूँ। तो हर दफा अगर मैं डिफरेंट प्राइसेस पे खरीदूंगा, तो फिर मैं फाइफो या एवरेज में से कोई एक मेथड ऑफ वैल्यूएशन इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। अच्छा, अब शॉर्टकट अगर मुझे लेना है, तो पहले मुझे पूरे फुल फ्लेज समझना पड़ेगा, फिर मैं इसको शॉर्ट में भी समझाऊंगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ इशू कैलकुलेट करना है, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एट द एंड, यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री भी आपको बतानी है यूजिंग फाइफो अप्रोच। अब उसने यहां पे लफ्ज का इस्तेमाल किया, कॉस्ट ऑफ इशू। अब यहां पे दो तरह के लफ्ज सवाल में इस्तेमाल हो सकते हैं। एक कौन सा लफ्ज इस्तेमाल होगा, कॉस्ट ऑफ इशू का वर्ड इस्तेमाल होगा। जब भी बात आए कॉस्ट ऑफ इशू की, तो इसका मतलब है वो रॉ मटेरियल की बात कर रहा है। और रॉ मटेरियल किसको इशू हो रहा होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। रॉ मटेरियल ट्रांसफर टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक होगी बात। लेकिन अगर वो बात करे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की, तो इसका मतलब है वो रॉ मटेरियल की नहीं, वो फिनिश्ड गुड्स की बात कर रहा है। फिनिश्ड गुड्स सोल्ड टू कस्टमर।
तो सवाल में ध्यान रखिएगा कि वो कॉस्ट ऑफ इशू की बातें कर रहा है या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। कॉस्ट ऑफ इशू की बात करेगा तो रॉ मटेरियल से रिलेटेड बातें हो रही हैं सारी की सारी। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बातें करेगा तो फिनिश गुड्स से रिलेटेड सारी बातें हो रही होंगी। ठीक है। अच्छा। अब अब हमने क्या कहा, उसने कहा जी मुझे आप क्या कर दो, कॉस्ट ऑफ इशू कैलकुलेट कर दो कि जो आइटम्स आपने इशू की हैं वो कितने की इशू हुई हैं। अच्छा, पहले तो एक फुल फ्लेज मैं आपको इसका पूरा फॉर्मेट बना के दूंगा, क्योंकि जब कॉस्ट ऑफ इशू कैलकुलेट करना होता है तो हम उसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, स्टोर लेजर कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। बेसिकली इसका इस्तेमाल करते हैं, स्टोर लेजर कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर हमारे पास तीन कॉलम बनते हैं। कौन कौन से, एक आपका परचेज का, ठीक है, एक आपका इशू का, और एक आपका बैलेंस का। और हर एक के अंदर तीन कॉलम, इंटर कॉलम बनते हैं, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। अच्छा, अब इसके अंदर ओपनिंग बैलेंस कितना है मेरे पास। हमने कहा जी ओपनिंग बैलेंस मेरे पास मौजूद है, बैलेंस है मेरे पास 10 यूनिट है, और एक यूनिट की कीमत 2 रुपये है, तो टोटल ये 20 रुपये के मेरे पास रखे हुए हैं। ठीक है। रिसीट का मतलब क्या होता है, रिसीट का मतलब होता है आना। अब यहाँ पे मटेरियल के वाले से बातें हो रही है तो मटेरियल की रिसीट है, तो मटेरियल की रिसीट का मतलब क्या है, मटेरियल का आना। ठीक है। तो रिसीट का मतलब है परचेज। कितनी आइटम्स परचेज की मैंने, 70 यूनिट्स मैंने परचेज किए हैं 2.2 वाले। तो 70 × 2.2, तो 70 × 2.2 कितना हो गया, 154। तो मेरे पास बैलेंस कितना आ गया, बैलेंस मेरे पास आ चुका है 10 यूनिट मेरे पास पड़े हैं 2 रुपए वाले, 20 के, और 70 यूनिट मेरे पास पड़े हैं 2.2 वाले, 154 के। ठीक होगी बात। फिर रिसीट के बाद क्या आया मेरे पास, इश्यूज। इशू कितने हुए, हमने कहा जी इशू हुए हैं मेरे पास 40 यूनिट्स। तो 40 यूनिट अगर इशू हुए हैं तो मेथड कौन सा था, फाइफो मेथड था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो चीज पहले आई थी, पहले ये वाली आइटम आई थी, तो पहले यही वाली आइटम मैं सेल करूंगा, इशू करूंगा। तो 10 यूनिट्स इशू होंगे 2 रुपए वाले, 20 के। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास एंड हो गया। अब 70 मेरे पास 2.2 वाले हैं, उनमें से बाकी जाएंगे, टोटल मैंने 40 इशू करने थे, 10 अभी तक इशू कर चुका हूं। तो बाकी कितने और यूनिट्स इशू होंगे, 30। किस रेट वाले, 2.2 वाले। तो 30 × 2.2, 66 रुपीज के ये होंगे। तो बकाया कितने बच जाएंगे, 70 में से 30 निकल जाएंगे, और 40 बचेंगे मेरे पास 2.2 वाले, जिनकी कीमत क्या बनेगी, 88 रुपये। ठीक होगी बात। अच्छा, फिर इसके बाद इशू करने के बाद दोबारा हमने खरीदे कितने, 50 यूनिट्स खरीदे 2.3 वाले। फिर रिसीट हुई 50 यूनिट्स 2.3 वाले, 115 के। तो बैलेंस क्या बन गया मेरे पास, 40 यूनिट मेरे पास पड़े हैं 2.2 वाले, जिनकी 88 रुपये कीमत बनती है, और 50 यूनिट मेरे पास पड़े हैं 2.3
थ्री वाले जिनकी कीमत 115 बनती है। ठीक होगी बात। उसके बाद फिर इशू किए। इशू कितने यूनिट्स किए? 70। कितने यूनिट्स इशू किए? 70। हमने कहा ठीक है, 70 यूनिट्स आपने इशू किए हैं। अब 70 जब इशू करोगे तो 40 पहले ये वाले इशू होंगे, सबसे ऊपर वाले। पहले ये 40 खत्म करो। तो 40 यूनिट इशू हुए 2.2 वाले, जिनकी कीमत थी 88। और टोटल 70 करने थे तो बाकी 30 बचे। तो 30 यूनिट आप इशू करोगे 2.3 वाले, जिनकी कीमत क्या बनती है? 69। तो पीछे कितनी आइटम बचेगी? ये 40 तो खत्म हो गए थे, इन 50 में से 30 भी निकल गए। तो बाकी 20 यूनिट बचे मेरे पास 2.3 वाले, जिनकी कीमत क्या बनती है? 46 रुपीज। ये तो 46 होगा, ये मेरे पास क्या कहलाएगा? क्लोजिंग इन्वेंट्री। और अगर मुझे कॉस्ट ऑफ इशू कैलकुलेट करना है तो इन सबका टोटल कर दूंगा। 20 + 66 + 88 + 69। तो ये कितना आएगा टोटल? ये मुझे काइंडली बता दें, इनका टोटल क्या आ रहा है? हाँ भाई, का क्यों टोटल बता दो। जिंदा हो? जाग रहे हो? ओके। बाकी भी चेक कर लें। शहादतें काइंडली मुझे दे दी जाएं टोटल की। ये क्या टोटल 243 ही आता है? ओके, चलो। अच्छा, ये तो था फुल फ्लेज मेथड। ठीक है। अब स्टोर लेजर कार्ड देखा जाए तो क्या रिक्वायरमेंट में मुझे उसने कहीं कहा है कि स्टोर लेजर कार्ड बनाना है? एक छोटा सा सवाल, मासूमाना। क्या उसने स्टोर लेजर कार्ड बनाने को कहा? तो जवाब है नहीं। उसने मुझसे सिर्फ दो चीजें मांगी हैं। वो क्या? कॉस्ट ऑफ इशू और क्लोजिंग इन्वेंट्री। इसके अलावा कुछ नहीं मांगा। तो उसके लिए हम शॉर्टकट भी लगा सकते हैं। जब रिक्वायरमेंट में वो स्टोर लेजर कार्ड ना बनाने को कहे, तो फिर एक शॉर्टकट तरीका भी है कॉस्ट ऑफ इशू कैलकुलेट करने का, अंडर फाइफो मेथड। वो क्या है? अब देखो जी, हमने टोटल यूनिट्स कितने हमारे पास थे? 10 ये। ठीक है, 10 ये आ गए, 70 ये आ गए और 50 ये आ गए। 10, 70 और 50 टोटल यूनिट्स ये कितने बनते हैं? ये टोटल बनते हैं 130। ठीक है। इसमें से हमने सेल कितने किए हैं, इशू कितने किए हैं? 40 ये किए हैं और 70 ये किए हैं। 40 और 70 कितना बनता है? 110। इसका मतलब है 110 आइटम जो है वो इशू हो चुका है, और बाकी 20 मेरे पास बच गए हैं आखिर में। इससे क्या सारे एग्री करते हैं? इसमें कोई मसला? ठीक है। अब जब मैंने 130 इशू का, 130 मेरे पास है और 20 में से 110 इशू हो गए, तो कौन कौन से हुए जो पहले आए होंगे? तो 10 ये गए, 70 ये भी गए, और इन 50 में से भी 30 चले गए। इन 50 में से भी 30 इशू हो गए, और पीछे कितने बच गए? सॉरी, 20 बच गए। तो अगर मुझे कॉस्ट ऑफ इशू कैलकुलेट करनी है तो वो मेरे लिए बड़ी आसान है। ठीक है। हमने कहा जी कॉस्ट ऑफ इशू
ये तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। 10 आइटम थी 2 रुपए वाली, तो 10 × 2 प्लस 70 × 2 क्योंकि ये 70 भी बिक गए, इन 50 में से भी 30 बिक गए। कितने के? 2.3 के। तो करो जरा टोटल इनका क्या आता है। 10 × 243 आ रहा है। तो मैं डायरेक्टली जाके 243 लिख सकता हूँ। और मेरे पास जो ये 20 बच गई आइटम्स, ये किनमें कौन से रेट वाली बची है? 2.3 वाली। तो 20 × 2.3 कर दो, तो 46 आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी सीधी सीधी। तो आपको इतना लंबा प्रोसीजर लगाने की कोई जरूरत है ही नहीं। जब तक वो मुंह से स्टोर लेजर कार्ड ना बोले, आपने ये फुल फ्लेज किस्म का फॉर्मेट बनाकर नहीं देना। ये बात याद रखनी है। जब वो सिर्फ का कॉस्ट ऑफ इशू या क्लोजिंग स्टॉक, तो भाई सीधा सीधा तरीका है, लगाओ और कैलकुलेट कर लो। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। ये वाली बात क्लियर है? इसमें कोई मसला? चलो, ठीक हो गया। तो मैंने स्टोर लेजर कार्ड भी तुम लोगों को पढ़ा दिया, और उसका शॉर्टकट भी बता दिया कि पेपर में अगर स्टोर लेजर कार्ड के बजाय वो ई आइटम का है, तो आप क्या शॉर्टकट पेपर में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो पेपर में मैं ये वाला काम नहीं करूंगा स्टोर लेजर वाला, उसमें मैं ये वाला काम कर दूंगा, अगर वो स्टोर लेजर नहीं कह रहा। ठीक है। बाकी इंशाल्लाह भाई, फिर अगले लेक्चर मुलाकात करेंगे। हाँ, क्लोजिंग इन्वेंटरी 20, जिस किस रेट पे? 2.3 के रेट पे। तो 20 × 2.3 46 इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगर नंबर ऑफ यूनिट्स की बात करेंगे तो क्लोजिंग यूनिट्स 20 है, लेकिन क्लोजिंग यूनिट्स की वैल्यू 46 है। ठीक है। अच्छा बच्चों, टेस्ट का टाइम आपके पास मैं खुला दे दूंगा। ठीक है। लेकिन आप सबमिट बस मुझे जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, 1 दिन का टाइम है, कल तक आपने मुझे सबमिट करना है टेस्ट। ठीक है। और एक चीज का ध्यान रखना है इसके अंदर, टेस्ट के अंदर, आप जब टेस्ट शुरू करोगे तो अपने पेज पे स्टार्टिंग टाइम लिखोगे टेस्ट का, और जब टेस्ट एंड करोगे तो उसके ऊपर एंडिंग टाइम भी लिखोगे टेस्ट का। आपने टेस्ट किस टाइम शुरू किया और किस टाइम खत्म किया, ये जरूर लिख के आपने अपने भेजना है पेज पे। ये काम लाजमी करना है। ठीक है। ये सब के लिए है बात। ठीक है। बाकी इंशाल्लाह भाई, अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।